फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का यह पाठ चंद्रग्रहण से लौटती बेर, और जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। और पाठ शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। और पाठ शुरू करने से पहले कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का छोटा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में हुआ था। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कमासीन गांव में 1911 में हुआ था। पेशे से वकील रहे केदारनाथ का तत्कालिक साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा। ये प्रगति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और जन सामान्य का संघर्ष और प्राकृतिक सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। जो लोगों की जो जीवन से जुड़े संघर्ष और प्रकृति में होने वाले जो सौंदर्य है उनमें उनकी कविता का जो मुख्य विषय रहा है। और नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार तथा कहे केदार खरी खरी आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो आप जो है इन सब को जो है याद रख सकते हैं जो है, क्योंकि ये जो है परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में, तो आपको इनको याद रखना है। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार था कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी जो है कहते हैं कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मैं जो है इस खेत की मेड़ पर जो है अकेला बैठा हूँ, और अब मुझे चंद्रग्रहण का जो मैं दृश्य जो है देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार जो कवि जो है खेत में बैठे हैं, और वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चंद्रग्रहण है, इस प्रकार जो एक चित्र में जो है बताया गया है। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और वो दृश्य को देख रहे हैं और इसका जो है वर्णन कर रहे हैं। तो वे आगे बोलते हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठीगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा। तो कवि आगे जो है बोलते हैं कि वहीं पास जो है एक बीते के बराबर जो है चना का पौधा उगा हुआ है, और ऐसा लग रहा है उसके जो चना में जो फूल है वो ऐसा लग रहा है मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उसने कोई पगड़ी बांध रखी हो। और पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूल को शीश पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और उसी के बाद जो है कवि जो उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसी के पास ही एक क्या उगी है, अलसी की जो है पौधा उगा हुआ है, और उसका जो शरीर है वो बहुत ही पतला है और कमर की लचीली, और कमर जो है बहुत ही लचीली है। और मानो वो कह रही है जैसे कि जो भी उसे छू देगा, जो भी उसे क्या कर देगा, छू देगा, उसको अपना हृदय वो दान कर देगी, ऐसा वो जो है कह रही है। और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। और कवि केदारनाथ अग्रवाल जी बताते हैं कि और सरसों की तो बात ही मत कहो, वो तो अब क्या हो गई है, सबसे सयानी हो गई है। और ऐसा लग रहा है मानो जो है उसके हाथ जो है पीले कर लिए गए हैं और वह ब्याह मंडप में है पधारने ही वाली है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, और ऐसा लग रहा है जैसे आज ही फागुन का महीना जो है फाग गाता हुआ आ गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि प्रकृति में उधर उथल पुथल हो रहा है और स्वयंवर हो रहा है, ऐसे में लग रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और जो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि इस विजन में, इस जगह पर जो है दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। जो व्यापारिक नगर है उससे यह जो भूमि है
वो बहुत ही प्रिय और बहुत ही उपजाऊ है। अब व्यापारिक नगर से कवि का यह तात्पर्य है कि जो शहर है उससे यह जो भूमि है वो बहुत ही प्रिय है और बहुत ही उपजाऊ है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और कवि आगे बताते हुए कहते हैं कि उसी के पास ही एक क्या है, पोखर है, तालाब है, और उसमें जो है लहरियाँ जो है उठ रही है, और उसके तल में जो घास उगी है, भूरी घास, उसके तल में मतलब तालाब के जो तल है उसमें जो घास उगी है उसमें जो वह भी जो है उसके साथ क्या ले रही है, लहरियाँ ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंखों को चमकाता, और ऐसा लग रहा है मानो एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा है और उनकी आंखों को चमका रहा है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और कवि जो आगे बताते हुए कहते हैं कि और उसी के किनारे जो है कई जो पत्थर हैं वो चुपचाप जो है पानी पी रहे हैं। मतलब इससे कवि का बोलने का तात्पर्य यह है कि तालाब में बहुत सारे जो पत्थर हैं और वो चुपचाप जो है वहीं पास हैं। तो इसको कवि ने बताया है कि वह चुपचाप जो है पानी पी रहे हैं और ना जाने इनकी जो है प्यास जो है कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। और उसके बाद कवि जो है कहते हैं कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, तो उसी तालाब में जो है एक बगुला अपने पैरों को डुबाए जो है खड़ा है, और जैसे ही वो अपने जैसे ही कोई मछली को देखता है अपनी ध्यान निद्रा को त्यागता है और अपने चोंच में उसे झट से दबाकर अपने गले के नीचे वो डालता है, यानी कि उस मछली को खा लेता है। आप सभी लोग जानते होंगे और देखे भी होंगे कि कोई भी बगुला जो है चुपचाप नदी या तालाब में अपने टांग को डुबाया रहता है, और जैसे ही मछली को देखता है वो चुपचाप से मतलब झपट के उसको अपने गले के नीचे डाल लेता है। फिर आगे कवि बताते हैं कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार, फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में, एक उजली चटुली मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और उसके बाद कवि ने एक चिड़िया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक चिड़िया जो है दूर उड़ती हुई आती है और अपने श्वेत पंखों को झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है, और जैसे ही वह मछली को उस तालाब में मछली को देखते ही अपने सफ़ेद पंखों के झपाटे मार उसको फौरन पकड़ने के लिए टूट पड़ती है और अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में जो है उड़ जाती है। और यहीं से इसके बाद जो है कवि बताते हैं कि भूमि ऊंची है जहाँ से, और उसके बाद यहीं से जो है भूमि ऊंची है और रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। और यहाँ से जो है एक रेल की पटरी गई हुई है लेकिन रेलगाड़ी जो है आने जाने का समय नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। तो कवि जो है केदारनाथ अग्रवाल जी अपने मन की बात करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, स्वच्छंद हूँ, मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है, और जो चित्रकूट की ऊंची ऊंची जो कम ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो दूर दिशाओं तक जो है फैली हुई है और बांझ भूमि पर, और इस भूमि पर जो है इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो रीवा का जो कांटेदार जो पेड़ होता है वो इधर उधर जो खड़ा हुआ है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस, टपकता सुग्गे का स्वर टे टे टे। तो इस प्रकार जो है अब कवि जो है वहाँ के वन जो स्थली हैं वहाँ के जो पशु पक्षी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ के जो पशु पक्षी उनका जो स्वर जो है सुनाई पड़ता है, और वन स्थली का हृदय चिरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। तो सारस का स्वर भी उनको सुनाई पड़ता है, टिरटो टिरटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। तो कवि उसके बाद कहते हैं कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं भी अपने पर फैलाए मतलब पंखों को फैलाकर सारस के संग जो है उड़ जाऊं और वहां चले जाऊं जहां ये लोग रहते हैं हरे खेत में, और चुपचाप इनकी जो है प्रेम कहानी सुन लूं। तो इस प्रकार से यह जो हमारा पाठ है चंद्रग्रहण से लौटती बेर, यह पाठ हमारा जो समाप्त होता है। पाठ अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।